आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार जैसे क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। यह क्लास पशु परिचय की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। उसमें जो राजस्थान जीके वाला पोर्शन है वो आपको मैं काफी अच्छे से करवाने का प्रयास करूंगा, तो ज्यादा से ज्यादा चैनल के साथ में बने रहिए। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। पशु परिचय की क्लास है और पशु परिचय का पेपर है, तो आपको पशु मेले तो जरूर आने ही आने चाहिए। काफी सारे पशु मेले हैं। सर्वाधिक पशु मेले एक आपको सबसे पहले फैक्ट बता देता हूँ, सर्वाधिक पशु मेले नागौर जिले में आयोजित होते हैं। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर बताइए। हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, भरतपुर में या बाड़मेर में? तो इसका सही आंसर होगा बाड़मेर में। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पे आयोजित होता है? बाड़मेर में आयोजित होता है। बाड़मेर में भी जगह पूछे तो आपको ध्यान में होना चाहिए तिलवाड़ा। तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर ये मेला आयोजित होता है। तिलवाड़ा बाड़मेर में यह जगह आयोजित होता है। कौन सी नदी के किनारे आयोजित होता है मल्लीनाथ पशु मेला? तो यह लूनी नदी के किनारे आयोजित होता है। कौन सी नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे। और किसके लिए आयोजित है, मतलब कौन से किस पशु के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कौन से किस पशु के व्यापार के लिए? तो घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो घोड़ों के भी व्यापार के लिए कौन सी नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं? तो आपको ध्यान में होना चाहिए मालानी नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं। मालानी नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं। ये सारे के सारे फैक्ट आपको ध्यान में होने चाहिए। तिलवाड़ा में बढ़ता है, जो कि जगह कहाँ पे पड़ती है? बाड़मेर में पड़ती है। लूनी नदी के किनारे बढ़ता है, घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। मालानी नस्ल के घोड़े प्रसिद्ध है यहाँ पे। और ये बढ़ता कब से कब तक है ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में नोट करना है। चैत्र कृष्ण 11 से लेकर के चैत्र शुक्ल 11, चैत्र शुक्ल पक्ष के 11 तक ये मेला भरता है। चैत्र कृष्ण 11 से लेकर के चैत्र शुक्ल 11, ये सारे के फैक्ट आपको नोट करने हैं, सारे के सारे फैक्ट और अच्छे से समझना है। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। मल्लीनाथ पशु मेला बाड़मेर का प्रसिद्ध है। तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है, लूनी नदी के किनारे भरता है, घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कौन से घोड़े? मालानी नस्ल के घोड़े। कब से कब तक भरता है? चैत्र कृष्ण 11 से लेकर चैत्र शुक्ल 11 तक ये मेला भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। इस क्वेश्चन के साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये तो ज्यादातर बच्चों को आता होगा। राजस्थान का राज्य पक्षी किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर बताइए। तीतर, मोर, गोडावण या राजहंस? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गोडावण। राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? गोडावण है। लेकिन इसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो आपको ध्यान में चाहिए। गोडावण को अन्य किस नाम से जानते हैं? इसको शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। इसको शर्मिला पक्षी, इसको वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। नाइग्रीसेप्स ये आपको साइंस में भी पूछा जा सकता है, विज्ञान के पोर्शन में भी पूछा जा सकता है। क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसके अलावा गोडावण के लिए एक गोडावण का प्रसिद्ध क्षेत्र है सोरसन 12 में। सोरसन 12 में इसका एक प्रसिद्ध क्षेत्र है जहाँ पे ये प्रजनन वगैरह करवाया जाता है इनका। तो गोडावण में जहाँ पे सोरसन 12 है वहाँ पे इसको माल मोरडी कहा जाता है। वहाँ पे इसको क्या कहा जाता है? माल मोरडी कहा जाता है। माल मोरडी इसको कहा जाता है। राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये भी कई बार पूछा गया। 1981 में, 1981 में इसे राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया। और राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा, राजस्थान का गजेला गजेला, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? चिंकारा। इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। इसे भी 1981 में ही राज्य पशु घोषित किया गया। तो आपको राज्य पक्षी और राज्य पशु दोनों के ऊपर अच्छे से जानकारी हो गई होगी। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में गधों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखो सभी आपको पशु मेले करवाए जा रहे हैं क्योंकि काफी सारे पशु मेलों के बारे में चर्चा की जा सकती है और पूछा जा सकता है। क्योंकि पशुओं से संबंधित पार्ट भी आपको 45 नंबर का पूछा जाएगा और पूरा पेपर का नाम ही पशु परिचय है, इसलिए आपको पशुओं से संबंधित मेले भी आने ही आने चाहिए। तो गधों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो गधों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? और एक्स्ट्रा फैक्ट भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। जयपुर में, सवाई माधोपुर में, अलवर में या झुंझुनू में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जयपुर में। राजस्थान में गधों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो इसका सही आंसर होगा जयपुर जिले में लगता है। जगह पूछा जाए तो आपको ध्यान में होना चाहिए लुणियावास जगह पड़ती है जयपुर में। लुणियावास जयपुर के अंदर में सबसे बड़ा गधों का मेला लगेगा। और एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिएगा, गधों के लिए सबसे बड़ा अभ्यारण्य राजस्थान में कहाँ बनेगा? तो आपको ध्यान होगा झुंझुनू में। डुंडलोद झुंझुनू जगह पर पूछा जाए तो आपको ध्यान होगा डुंडलोद झुंझुनू के अंदर गधों के लिए सबसे बड़ा अभ्यारण्य बनेगा। और सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है गधों के लिए? तो लुणियावास जयपुर में गधों का सबसे बड़ा मेला लगता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्थान इको टूरिज्म नीति कब घोषित हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। इको टूरिज्म नीति बहुत बार पूछी जा चुकी है, हर एग्जाम से पूछी जा रही है क्योंकि करंट से रिलेटेड भी है और राजस्थान को इको टूरिज्म हब बनाना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इको फ्रेंडली और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म नीति जारी की गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा। तो इसका सही आंसर बताइए कि कब घोषित हुई? जुलाई 2021, जून 2020, अगस्त 2019,
जुलाई 2019। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जुलाई 2021 में राजस्थान इको टूरिज्म नीति, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो टूरिज्म नीति घोषित की गई उसको बोला जाता है इको टूरिज्म नीति। तो कब घोषित की गई? जुलाई 2019 में ये घोषित की गई। उसके अलावा राजस्थान विलेज टूरिज्म नीति, ये भी आपको बता देता हूँ साथ साथ में, एक्स्ट्रा फैक्ट में ध्यान रखिएगा। राजस्थान विलेज टूरिज्म नीति, विलेज टूरिज्म नीति कब घोषित की गई? टूरिज्म नीति, राजस्थान विलेज टूरिज्म नीति कब घोषित की गई? तो ये भी आपको ध्यान चाहिए, नवंबर 2022 में। ये सभी अभी करंट से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो नवंबर 2022 के अंदर में राजस्थान विलेज टूरिज्म नीति घोषित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछी जा चुकी है ये क्वेश्चन भी। कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? करौली, अजमेर, बाड़मेर या बीकानेर? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा अजमेर। कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बिनाय अजमेर की प्रसिद्ध है। कौन सी जगह पूछा जाए तो आपको ध्यान में होगा बिनाय अजमेर की प्रसिद्ध है। और बिनाय अजमेर आ चुका है तो एक एक्स्ट्रा फैक्ट और देख लेते हैं। बिनाय अजमेर से राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति, राजस्थान की फर्स्ट सहकारी समिति की स्थापना भी कहाँ की गई थी? फर्स्ट सहकारी समिति, सहकारी समिति की स्थापना भी इसी बिनाय अजमेर में ही की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। ये सारे के सारे फैक्ट आप ऐसे मान लीजिए कई क्वेश्चन अपन एक साथ तैयार करते हुए चलते हैं, एक क्वेश्चन में अपन 3 से 4 क्वेश्चन आराम से देखते हुए चलते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को बार बार आप रिवाइंड करके याद करने की भी कोशिश किया कीजिए। 1 से 2 बार आप क्वेश्चन लगाइएगा और आपको कितने क्वेश्चन याद रहते हैं आप खुद से अपना टेस्ट लेके देखिएगा। तो कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? अजमेर। अजमेर में भी जगह पूछे तो बिनाय, बिनाय में राजस्थान की फर्स्ट सहकारी समिति स्थापित की गई थी। अब अगर होलियों की बात आ चुकी है तो कोडामार तो आपको जान चुके हैं अजमेर की प्रसिद्ध है। करौली की कौन सी प्रसिद्ध है? तो करौली की प्रसिद्ध है लठमार होली। लठमार, लठमार होली, लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान में होगा करौली की प्रसिद्ध है। अजमेर की कोडामार, बाड़मेर की पत्थरमार, बाड़मेर की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। और बीकानेर की पूछा जाए तो डोलची मार, बीकानेर की पूछा जाए तो डोलची, पानी की डोलची लेकर के मारने की परंपरा तो उसको बोला जाता है डोलची मार। यहाँ पे लठ मारने की परंपरा है करौली में तो उसको बोला जाता है लठ मार। उसके अलावा पत्थर मार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है, कोडामार होली बिनाय अजमेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सेनानी कविता किसके द्वारा लिखी गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, इससे सारे फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो सेनानी कविता किसके द्वारा लिखी गई? लक्ष्मी कुमारी, कवि श्यामल दास, मेघराज मुकुल और दलपत विजय। इसका सही आंसर होगा मेघराज मुकुल। मेघराज मुकुल के द्वारा सेनानी नामक, जो जिनको जाना जाता है सेनानी के नाम से, जिन स्त्री को जाना जाता है उनके ऊपर कविता लिखी गई जिसका नाम दिया गया सेनानी कविता। मेघराज मुकुल खुद कहाँ के निवासी हैं? तो चूरू के निवासी हैं। इन्होंने सेनानी कविता के ऊपर कविता लिखने का कार्य किया था। ये कविता क्या थी? ये कविता थी, आप सभी जानते हैं कि हाडी रानी जो थी उनके पति का नाम था चूड़ावत। तो इसकी कविता ये थी कि चूड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दियो क्षत्रियाणी। मतलब चूड़ावत ने जब सेनानी मांगी थी, उनकी कोई निशानी मांगी थी युद्ध स्थल पे जाने से पहले, तो उस दौरान हाडी रानी ने अपना सर काट करके उन्हें अपना सर समर्पित कर दिया गया था ताकि वो युद्ध क्षेत्र में अपने को उनको याद ना कर सके, चूड़ावत को याद ना करे। इस वजह से उन्होंने अपना सर काट करके चूड़ावत को दे दिया गया था। तो क्या कविता थी ये? चूड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दियो क्षत्रियाणी। ये सेनानी कविता के अंदर बताया गया और इतनी शौर्य गाथा और वीर गाथा की बात कही गई है। तो इस सेनानी कविता के ऊपर फड़ भी बनी गई। राजस्थान में फड़े भी बहुत प्रचलित है, ये भी आपको ध्यान में होगा। फड़े क्या होती है? कपड़े पर बने देवी देवताओं के चित्र जिन्हें बांधा जाता है भोपो द्वारा, जिन्हें बांधा जाता है भोपो के द्वारा, उसे बोला जाता है राजस्थान में फड़। और फड़े किस पे बनी जाती है? कपड़े की बनी जाती है। और फड़ों में स्पेशल कौन है, मतलब फड़ों के लिए प्रसिद्ध कौन है? एक आपको ध्यान में होगा, एक तो है पार्वती जोशी और एक है श्रीलाल जोशी। श्रीलाल जोशी फड़ का चितेरा श्रीलाल जोशी, और एक है चितेरी कौन है? फड़ की चितेरी कौन है? पार्वती जोशी, पार्वती जोशी। ये फड़ का चितेरा और चितेरी कहते हैं जो फड़ बनाने में प्रसिद्ध है, मतलब काफी ज्यादा विख्यात है। तो श्रीलाल जोशी और पार्वती जोशी, और इसी कविता के ऊपर भी फड़ भी बनाई जा चुकी है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। सेनानी कविता के ऊपर भी फड़ बनाई जा चुकी है और लिखी किसके द्वारा गई है? मेघराज मुकुल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर किया कीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, बहुत बार पूछा जा चुका है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576, 18 जुलाई 1576, 18 जून 1574, 21 जून 1574। इसका सही आंसर होगा 18 जून 1576। इसका सही आंसर क्या होगा? 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का सबसे निर्णायक युद्ध और सबसे महत्वपूर्ण युद्ध, जो राजस्थान में काफी बार चर्चा का विषय रहा है और काफी ज्यादा फेमस, मतलब कहा जा सकता है युद्ध कहा जा सकता है राजस्थान का, तो वो कौन सा युद्ध है? हल्दी घाटी का युद्ध है। 18 जून 1576 को लड़ा गया था। और कभी कभी आपको 21 जून 1576 भी देखने को मिल सकता है, 21 जून 1576, लेकिन ये दोनों ऑप्शन आपको एक साथ कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे, ये आप ध्यान रखना। अगर ऐसे दोनों एक साथ ऑप्शन देखने को मिलते हैं तो वो क्वेश्चन बोनस में जाएगा, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 18 जून 1576 या 21 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। किन किन के बीच में? महाराणा प्रताप
और अकबर की तरफ से मान सिंह के द्वारा, अकबर की तरफ से कौन लड़ने वाला था? मान सिंह, जो जयपुर के शासक थे, उनके द्वारा लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। भांजा, मामा, नानी किसे कहा जाता है, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? मचकुंड धौलपुर, पुष्कर अजमेर, नाथ द्वारा राजसमंद या जगत उदयपुर। इसका सही आंसर होगा मचकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? मचकुंड धौलपुर को कहते हैं। पुष्कर अजमेर को क्या कहते हैं? तीर्थों का मामा। क्या कहा जाता है? तीर्थों का मामा कहा जाता है। तीर्थों का मामा। तीर्थों की नानी देवयानी, सांबर झील जयपुर के जो पास का इलाका है देवयानी, उसको क्या बोला जाता है? तीर्थों की नानी के रूप में जाना जाता है। और भांजा का आप आंसर जान ही चुके हैं, मचकुंड धौलपुर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लूणी नदी का उद्गम स्थल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदियों के उद्गम स्थल से संबंधित क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी का उद्गम किस पहाड़ से, किस जगह से, कौन से जिले से हुआ है, यह भी पूछा जाता है। तो लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अजमेर, राजसमंद, बाड़मेर या पाली। इसका सही आंसर होगा लूणी नदी, आपको पता होगा 6 जिलों से होकर के गुजरती है। अब जिलों की संख्या बदल चुकी है, इसलिए अभी इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे अपन। पूर्ण रूप से जिलों का व्यवस्थित रूप से मैप आने के पश्चात और कौन से जिलों को मान्यता दी गई है, अभी चुनाव के माहौल में आपको भी पता है कि किसको मान्यता दी है, किसको खुश करने के लिए जिला घोषित किया गया है, वो भी किसी को नहीं पता है। पूर्ण रूप से घोषित होने के बाद वर्तमान में कहा जा रहा है कि राजस्थान में 53 जिले बन चुके हैं। वर्तमान में कहा जा रहा है कि 53 जिले बन चुके हैं। उसके बाद में इसमें कितना सुधार होगा, कितना होगा, वो अपन उस हिसाब से देखेंगे। जो नया जीके बनेगा तब उस हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसका आंसर बताइए, लूणी नदी का उद्गम स्थल है अजमेर। ये उद्गम स्थल नहीं बदलेगा, जिस जगह से उद्गम है वो तो उसी जगह रहने वाली है। इसका सही आंसर होगा नाग पहाड़। अजमेर में जगह पड़ती है नाग पहाड़। नाग पहाड़ अजमेर से लूणी नदी का उद्गम स्थल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी जनजातियां पाई जाती है? कौन सी जनजाति पाई जाती है? सॉरी, जनजातियां नहीं, कौन सी जनजाति पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कौन सी जनजाति राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाती है संख्या में? मीणा, भील, ग्रासिया या सहरिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मीणा जनजाति। राजस्थान में सबसे ज्यादा संख्या में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो मीणा जनजाति। यह जनजाति काफी शिक्षित जनजाति है, काफी शिक्षित जनजाति है ये, और सभ्य और शिक्षित जनजाति के रूप में जानी जाती है, और जो कि राजस्थान के जयपुर जिले में ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी। जयपुर जिले में ये ज्यादातर निवास करने या फिर जयपुर जिले के आसपास के इलाकों में पाई जाती है। और इसका मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मछली या मत्स्य या मीन। ये मीन भगवान के रूप में स्वयं की उत्पत्ति के रूप में मानते हैं। ये मीन भगवान से स्वयं की उत्पत्ति को माना जाता है, इसीलिए मत्स्य मछली से नाम पड़ा इनका मीणा। और ये सबसे ज्यादा शिक्षित जनजाति के रूप में जानी जाती है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। और एक फैक्ट और बता देता हूँ कि मीणाओं के कुल देवता या इष्ट देवता जिनका ये कसम झूठी नहीं खाते हैं, वो कौन से हैं? भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा, जिनका एक ही नाम है भूरिया बाबा या गौतमेश्वर, दोनों एक ही नाम है, गौतमेश्वर बाबा। इनकी ये झूठी कसम नहीं खाते हैं, इनके ये इष्ट देवता के रूप में माने जाते हैं। और मीन पुराण इनका पवित्र ग्रंथ भी है, ये भी आपको ध्यान में चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं मीना के ऊपर डिस्कस करने के लिए, वो किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। और सेकंड नंबर राजस्थान में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? भील। सबसे ज्यादा तो है मीना, इसका सही आंसर होगा सबसे ज्यादा मात्रा में संख्या में पाई जाने वाली मीना। और सेकंड लार्जेस्ट जनजाति कौन सी है? तो वो है भील। आई होप जो भी आपको क्वेश्चन करवाए हैं आपको अच्छे लगेंगे। वीडियो को जितना ज्यादा उसके दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।